नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जेकबोर्ड 2.0 में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो क्लास 11th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग एक ही वीडियो से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। आप लोग एग्जाम से पहले इसको अच्छे से देख के जाइएगा। साथ ही आप लोगों का कोई मित्र होगा तो उनको भी भेज दीजिएगा। और केवल वीडियो देख के जाने से नहीं होगा, आप लोग कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 23 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आज हम टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग एक नंबर का है तो टोटल 25 नंबर। और जो आप लोगों का जो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही सब क्वेश्चन बार बार आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पूछा गया संभववाद की अवधारणा किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मानवीय घटक हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मेगानगर की जनसंख्या कितना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर जो है सो बांटा गया है। जैसे एक होता है गाँव होता है, आप लोग याद रखिएगा पहले। उसके बाद क्या होता है, गाँव के बाद कस्बा होता है, कस्बा के बाद क्या होता है, शहर होता है, शहर के बाद क्या होता है, तो शहर के बाद जो है सो महानगर होता है और महानगर के बाद मेगा सिटी होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांव का जनसंख्या जो है सो 5,000 या 5,000 से कम होता है। और 5,000 से अधिक और 20,000 के बीच जो है सो जनसंख्या, कहने का मतलब 5,000 से 20,000 के बीच जो है सो कस्बा की जनसंख्या रहता है। और 20,000 से लेके आप लोगों को बता दें कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शहर की जनसंख्या जो सो 20,000 से लेके 1 लाख तक रहता है। और महानगर है तो महानगर की जनसंख्या जो सो 10 लाख रहेगा, 1 लाख से 10 लाख के बीच। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 10 लाख से 50 लाख या 50 लाख से जो अधिक जनसंख्या है वो जो है सो मेगा सिटी में आएगा। तो आप लोगों को यहाँ मेगा नगर या मेगा सिटी के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। चलिए नेक्स्ट वाले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पूछा गया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या केंद्रित है मैदानी भागों में, चूंकि सबसे अधिक कृषि वगैरह उसी क्षेत्र में आता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को जो सो ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो ग्रेट डिवाइड की संज्ञा किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। 1921 आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं आप लोग क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो सो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। और आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। डी में आप लोग देख सकते हैं रोपण कृषि हो जाएगा। तो रोपण कृषि में कौन कौन आ जाएगा, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सब जो है सो रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया हार्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। आप लोग अगर आप लोगों का एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 के का स्पीड में करके देखिए, 2 बार देखिए, या फिर आप लोग एक बार देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखिए और आप लोग इसको जो सो कॉपी में नोट करते जाइए और कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हार्टिकल्चर जो है सो किसके उत्पादन से संबंधित है, इसका हो जाएगा फल और सब्जी से हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि नहीं है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि कॉफी, गन्ना और रबड़ जो है सो कॉफी, ये सब क्या है तो रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि में क्या होता है, बड़े एकदम बहुत विस्तृत क्षेत्र में लगाया जाता है और उसमें जो है सो निवेश भी बहुत ज्यादा लगता है। कहने का मतलब पैसा वगैरह बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पूछा गया कौन नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं गेहूं। तो गेहूं क्या है एक प्रकार का खाद्य फसल है। आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे इसमें पूछा गया पूंजीवादी होता है, मिश्रितवादी होता है, स्वामित्व जो सो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब कोई एक व्यक्ति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। मिश्रित में क्या होता है, इसमें जो सो एक समूह के द्वारा या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरकार और किसी एक व्यक्ति मतलब समूह के द्वारा संचालित होता है। समाजवाद कहने का मतलब जो है सो समाज के केवल सरकारी जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें इसमें कुल मिला के आ जाएगा कोऑपरेटिव वगैरह जो आप लोग देखते होंगे, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, तो समाजवाद में आ जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें पूछा गया जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो जापान का जो डेट्राइट है सो नगोया को कहा जाता है। नगोया को क्यों कहा जाता है, चूंकि अमेरिका में एक शहर है फेमस, उसको जो है सो डेट्राइट कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमोबाइल जो है सो ऑटोमोबाइल का केंद्र है। उसी तरह जापान में जो नगोया है यहाँ पे ऑटोमोबाइल का केंद्र है और बहुत सारे उद्योग जो है सो मोबाइल से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित वहाँ पे विकसित किया गया, जिसके कारण जो उसको क्या कहा जाता है, डेट्राइट के नाम से जाना जाता है, नगोया को। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 1991 हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति जो है कब पारित हुआ, 1991 में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बोला गया है एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस शहर पर निर्भर करता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात जो है सो किस पर जो है सो निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि वगैरह आ गया, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में फसल उत्पादन से संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह आ गया और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र का जनसंख्या सेवा क्षेत्र में अधिक लगे होंगे वह देश जो है सो उसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसका अर्थव्यवस्था जो सो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भारत का जो सो अच्छा खासा जनसंख्या जो सो प्राथमिक क्षेत्र में लगा है, जिसके कारण यह विकसित देश नहीं है। भारत का एक प्रकार का विकासशील देश है। विकासशील देश कहने का मतलब क्या है, जो देश धीरे धीरे या क्रमिक रूप से विकास कर रहा है उसको हम लोग विकासशील देश बोलेंगे। तो भारत जो है सो अभी विकासशील देश है, धीरे धीरे विकसित देश होने की संभावना है। उसके बाद आगे देख सकते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। तब जाके क्या होगा, वहाँ पे अच्छा जो है सो वहाँ का इकोनॉमी अच्छा होगा और वहाँ का उत्पादन वगैरह सब बढ़ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, किल नगर कहाँ स्थित है। तो किल नगर जो है सो कहाँ पे स्थित है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में आप लोग याद रखिएगा कि किल नगर यहाँ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया जल किस प्रकार का संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चक्रीय संसाधन का उदाहरण है। आगे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों के बीच क्या पूछा गया है, सी नंबर हो जाएगा। तो 15 का सी में आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लीजिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया आर्द्र भूमि में कितनी वार्षिक वर्षा होता है। जो आर्द्र भूमि होता है वहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसको हम लोग बोलेंगे आर्द्र वर्षा। आर्द्र कहने का मतलब क्या है, भूमि में जो है सो थोड़ा सा जल की मात्रा होना चाहिए। तो 75 सेंटीमीटर से अधिक होगा तो ही हम लोग बोलेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या है, अंकलेश्वर जो है सो खनिज तेल कहाँ पे स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंकलेश्वर जो है सो गुजरात में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं आप लोग क्या है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है। तो इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूछा गया आप लोगों को कि WTO का जो मुख्यालय सो कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखिएगा जिसमें ओ आएगा लास्ट में, तो उसका जो है सो ज्यादातर संभावना है कि आप लोगों का जो सो जेनेवा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा WTO का। आगे देखिए आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप जो है सो प्रस्तुत किया गया। समाजवाद की स्थापना जो है सो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो 1951 से 1956 चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चला था और 1961 से लेकर 66 के बीच चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो सो हरित क्रांति वगैरह का जो सो उद्भव हुआ था और उसमें उसके साथ आप लोग याद रखिएगा ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सो उद्योग वगैरह पर जोर दिया था और तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्योग और कृषि दोनों पर जोर दिया गया था। उसके बाद आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो भू उपयोग जो है सो संवर्ग नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच, तो इसका जो हो जाएगा सो बी हो जाएगा। बी में देख सकते हैं क्या, सीमांत भूमि हो जाएगा। मार्जिनल लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं वह क्या हो जाएगा, भू उपयोग संवर्ग नहीं है। आगे आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं क्या है 22 में, जल संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है ये आप लोग जो है सो पढ़ के भी आज का आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोगों को बता दें क्लास 11, 12 या 10 तक अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो आप लोग इनमें से सभी टिक कीजिएगा। 90% संभावना है कि आप लोगों का सही हो जाएगा अगर आप लोगों को आंसर पता नहीं है तो देख सकते हैं इसमें क्या है, जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, मतलब जल जो है सो बर्बाद न उसके लिए, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, स्थानीय और ऋतुवत जो सो असमानता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरती। किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो आप लोग याद रखिएगा गुम, क्या याद रखिएगा,
गु से गुजरात, उ से उत्तर प्रदेश और एम से जो है सो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो जो है सो गुजरता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसके अलावा जो है सो राजस्थान, हरियाणा तरफ से भी कुछ कुछ गुजरता है, तो वैसा हालांकि वो सब ऑप्शन में भी नहीं दिया है, लेकिन आप लोग मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है उससे जो है सो ये पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो है गुजरता है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देख सकते हैं इसमें क्या है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो है बढ़ावा दिया गया? यह जो है 1991 में दिया गया, 1991 का जो औद्योगिक नीति है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। देख सकते हैं इसमें क्या है, द नंबर 25 में पूछा गया द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिडोज हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और बारी बारी से आप लोग अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ वगैरह बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड, क्योंकि आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है बिल्कुल निःशुल्क। वो भी आप लोगों का पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है बिल्कुल निःशुल्क। साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है उसका भी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उसके बाद मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन कौन से हैं? चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? स्वेज नहर किन 2 नहरों को जोड़ती है? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। फसल शस्य गहन क्या है? उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे और इसमें क्या दिया है, तो इसमें आगे दिया है भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पत्तनों के नाम लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करें। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन का। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, आप लोग देखे होंगे वहाँ पे जहाँ अभी दिखाए हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन था मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या है मानव भूगोल, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि मानव ने अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाया है और उसे कैसे संशोधित किया है। तो ये जो है सो आगे देख सकते हैं आप लोग क्या है यहाँ पे, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन कौन से? तो मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम है लंबा और स्वस्थ जीवन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, तो लंबा और स्वस्थ जीवन में थोड़ा सा लिख सकते हैं, यह जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सुविधाओं को दर्शाता है। आगे है ज्ञान तक पहुंच। उसके बाद यह शिक्षा के स्तर और साक्षरता दर को जो है सो दर्शाता है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं एक सभ्य जीवन स्तर, यह प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति को जो है सो दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं आप लोग चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देख पा रहे होंगे चलवासी पशुचारण एक प्रकार की पशुपालन प्रणाली है जिसमें चरवाहे अपने पशुओं के साथ भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ खेती संभावना नहीं। कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में खेती वगैरह ज़्यादा नहीं होता वहाँ क्या करते हैं, जो पशु चारक लोग होते हैं तो अपने साथ पशुओं को भी लेके चलते हैं ताकि उनको अच्छा से चारा मिल जाए, पशुओं का जो जल है भोजन वगैरह या जल वगैरह वो सब अच्छा से उपलब्ध हो जाए। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 में था स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब मालिक कौन होगा, तो किसी भी उद्योग का मालिक कौन होगा इसके आधार पर देख सकते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है सार्वजनिक क्षेत्र वालों में। जैसे भेल जो आप लोग देखे होंगे, जो बहुत बड़ा कंपनी है भेल, उसका जो है सो सार्वजनिक जो संचालन है सो कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सरकार है, तो उसको वो लोग बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद निजी क्षेत्र के उद्योग है, इनका स्वामित्व और प्रबंधन किसी व्यक्ति या निजी कंपनी के पास होता है। जैसे टाटा के पास जो है सो टाटा समूह का जो व्यक्ति है उसके पास है। उसके बाद आके आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग,
निजी क्षेत्र के उद्योग और एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार और निजी कंपनियों के बीच साझा कर होता है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रियाकलाप जो है सो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे क्या आ जाएगा, कृषि वगैरह आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्रक में जैसे उद्योग वगैरह, और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, सेवा वगैरह। तो जो सेवा क्षेत्र है जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसी के बारे में आप लोगों को पूछा गया है। तृतीय क्रियाकलाप वे सेवा आधारित गतिविधियां हैं जो प्राथमिक जैसे कृषि और द्वितीयक जैसे विनिर्माण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। इसमें सेवाएं शामिल है जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। तो ये सभी है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं क्या है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर जो है सो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह से बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम में आएगा। आप लोग इसको तैयारी करके जाइए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो इसमें बोला गया जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या बोलेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी निश्चित समय अवधि में, मान लीजिए वैसे भी 10 साल में आकलन होता है, जैसे जनगणना कितने साल में होता है, 10 साल में होता है। किसी अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन मतलब सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक जो हो सकता है। इसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के आधार पर जो है मापा जा सकता है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के बीच आगे क्वेश्चन है, फसल शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देख सकते हैं क्या है, फसल शस्य गहनता का तात्पर्य एक कृषि वर्ष में किसी एक खेत पर जितनी बार फसलें उगाई जाती है उसकी संख्या से है। उदाहरण के लिए यदि एक ही खेत पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाती है तो उसकी शस्य गहनता 200% होगी। कहने का मतलब क्या है, एक ही सीजन में एक ही समय में अगर एक खेत में अगर 2 फसल उगाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसकी शस्य गहनता जो 200%, मतलब जितना पहले था उससे डबल है। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वहां आप लोगों को दिखाए थे भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पतनों के नाम लिखे। पतन मतलब बंदरगाह होता है। तो जैसे कलकत्ता जो है सो कलकत्ता पतन जो हो गया सो पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चेन्नई जो है सो तमिलनाडु में है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पारादीप जो है सो उड़ीसा में है। तो ये सब क्या है, ये सब पतन या बंदरगाह के नाम है। जिससे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। चेन्नई बंदरगाह जो है सो तमिलनाडु में और पारादीप जो है सो उड़ीसा में। चूंकि आप लोगों को ये वाला और ये दोनों याद रहेगा, केवल थोड़ा सा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश याद कर लीजिए और पारादीप जो उड़ीसा में, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है प्रतिकर्ष और क्या होता है अपकर्ष, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। सबसे पहले हम लोग प्रवास समझते हैं। तो प्रवास हम लोग बोलते कि किसको है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसी को हम लोग प्रवास बोलते हैं। मान लीजिए ये जो है सो बी और एक किसी का घर है और उसका बी स्कूल है। मान लीजिए वो सुबह जो है सो स्कूल चल जाता है तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन स्कूल की जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवास बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह का देखने को मिलता है, एक होता है प्रवास के प्रतिकर्ष और एक होता है अपकर्ष कारक। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि क्या है प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक ये वे कारक हैं जो लोगों को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं अपकर्ष कारक ये वे कारक हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं और आप लोगों को जो है सो रोजगार नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, शहर जाइएगा। तो गांव आप लोगों को क्या कर रहा है, प्रतिकर्ष कर रहा है, मतलब जबरदस्ती आप लोगों को भेजने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन शहर आप लोगों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। जैसे ये वे कारण है जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करता है, जैसे शिक्षा के लिए हो गया या रोजगार के लिए हो गया या और भी कई तरह की समस्या हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं जैसे गरीबी, इसमें गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, खराब जीवन शैली, तो ये सब हो सकता है। ये सब जो है प्रतिकर्ष कारक में। और अपकर्ष में देख सकते हैं आप लोग, अपकर्ष में क्या होता है, बेहतर रोजगार के लिए जा सकते हैं हम लोग। उसके बाद उच्च वेतन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए, शांतिपूर्ण माहौल के लिए। तो ये सभी के लिए हम लोग जो है सो क्यों जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, यही सब के कारण के हम लोग जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह क्या है, ये नकारात्मक कारक है। नकारात्मक कहने का मतलब क्या है,
जैसे आप लोगों को बताएं कि प्रतिकर्ष क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये सकारात्मक कारक है। जो अपकर्ष होता है खींचने का काम करता है, तो ये जो सकारात्मक कारक है, तो इसको आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करें। क्या होता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो गहन शोध और विकास पर आधारित होता है। मतलब गहन शोध और विकास पर आधारित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी, जिनमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियर की कौशल आवश्यकता होती है। मतलब जैसे बड़ा बड़ा प्लांट लगाना है तो ऐसे नहीं लगा दीजिएगा, उसमें जो सो उन्नत वैज्ञानिक चाहिए, इंजीनियरिंग अच्छा इंजीनियर चाहिए। इन उद्योगों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। क्या क्या इसका प्रकार होता है, विशेषता होता है, उसको थोड़ा सा देखिए। शोध और विकास, ये उद्योग नई तकनीकों और उत्पादों के विकास के लिए भारी निवेश करता है। जब आप लोग ऐसा उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। विशेषज्ञ श्रमिक, इसमें पेशेवर श्रमिकों जैसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो उदाहरण है तो उसमें क्या है, तो इसमें उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं उत्पादन में एक और कारक है उत्पादन। ये उद्योग ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी होती है, जैसे रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये सब जो बनाता है, इसमें देखिए बिना इंजीनियर का काम ये सब नहीं हो सकता है, जानकारी होना चाहिए सब काम के लिए, साथ ही इन्वेस्टमेंट जो है सो बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्थान, ये उद्योग अक्सर टेक्नोपोलिस नामक तकनीकी केंद्रों में स्थित होते हैं, जैसे अमेरिका का सिलिकॉन वैली और भारत का बेंगलुरु। जैसे भारत का बेंगलुरु जो है सो भारत में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म चीज जैसे कंप्यूटर वगैरह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनाया जाता है, रोबोटिक्स वगैरह भी वहाँ पे निर्माण किया जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जो है यहाँ पे भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताइए। भारत में जो है सो परिवहन पाइपलाइन के 5 उदाहरण बताने बोला है या 5 लाभ। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग भारत में तरल पदार्थ और गैस जैसे पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसके 5 प्रमुख लाभ है। तो इसका क्या क्या 5 प्रमुख लाभ है उसको आप लोग देख सकते हैं। कम लागत, सबसे पहले कम लागत, एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद इसके संचालन की लागत बहुत कम होगी। अगर एक बार पाइपलाइन बिछ गया तो उसका संचालन की लागत बहुत कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, लाभ है इसका। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऊर्जा कुशल, यह परिवहन का एक ऊर्जा कुशल साधन है क्योंकि इसमें बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। जो गैस पाइपलाइन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत नहीं होती है। उसके बाद सुरक्षा, यह एक सुरक्षित साधन है क्योंकि इसमें दुर्घटनाओं को जोखिम कम होता है। दुर्घटनाओं का जो है सो दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है, कहने का मतलब इसमें दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद लगातार आपूर्ति, यह बिना किसी रुकावट के लगातार तरल पदार्थ और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, किसी तरह का रुकावट कोई नहीं आता है अगर एक बार सेट हो गया तो। और इसमें लागत भी बहुत कम आता है, एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद चलते रहेगा। विभिन्न इलाकों में उपयोगी, इसका उपयोग दुर्गम इलाकों जैसे पहाड़ी, पानी के नीचे में भी किया जा सकता है जहाँ अन्य परिवहन साधन मुश्किल होते हैं। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के बीच अब क्वेश्चन नंबर 13 से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो आप लोगों का है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है, भारत के जनसंख्या वितरण का प्रारूप करें, भारत की पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। उसके बाद आगे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 18वां है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख चुका था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोला गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, देखिए थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा से तो लिखना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता कई कारणों से होती है, हर देश के पास सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, आयात मतलब मंगाना, जब हम लोग दूसरे देश से कोई भी सामान को मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, जिनकी उन्हें कमी है, और उन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं जिनका उनके पास अतिरिक्त उत्पादन, कहने का मतलब जो हम लोगों का जरूरत का चीज़ है उसको हम लोग आयात मतलब मंगा सकते हैं, और जो हम लोगों के पास ज़्यादा है उसको हम लोग निर्यात कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जिनका उनके पास अतिरिक्त उत्पादन है या देश को या देशों को विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में से विशेषज्ञता हासिल करने में भी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें यह घरेलू
जिसमें वैश्विक स्तर पर कुल उत्पादन और दक्षता में वृद्धि होती है। यह घरेलू बाजारों से परे अपने उत्पादन के लिए नए बाजार प्रदान करता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और आर्थिक वृद्धि को जो है सो बढ़ावा मिलता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है यहाँ पे, भारत के जनसंख्या वितरण प्रारूप का वर्णन करें। भारत में जनसंख्या वितरण बहुत असमान है। यह मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है। तो कौन कौन सा केंद्रों में संगीत है, इसमें देख सकते हैं घनी आबादी वाले क्षेत्र। तो इसमें उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान कहने का मतलब उत्तरी मैदान, मैदान से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ घनी आबादी वाला है, जैसे गंगा यमुना मैदान, तटीय मैदान और कुछ शहरी औद्योगिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और बेहतर जलवायु के कारण कृषि और आर्थिक गतिविधियां अधिक होती है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में हम लोग लिख सकते हैं कम आबादी वाले क्षेत्र। एक अधिक आबादी वाला क्षेत्र होता है, एक कम आबादी वाला क्षेत्र। तो अधिक आबादी वाला क्षेत्र कहाँ पे होगा, जहाँ पे कृषि वगैरह अच्छा से हो जाएगा, लोगों को जहाँ पे रोजगार वगैरह आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे सघन जनसंख्या होता है। विरल जनसंख्या जिसे देख सकते हैं हिमालय क्षेत्र, शुष्क रेगिस्तानी, शुष्क रेगिस्तान मतलब वहाँ पे खेती वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। और हिमालय क्षेत्र तो बर्फ से ढका है, तो वहाँ भी खेती वगैरह होने की संभावना बहुत कम रहता है। और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कठिन स्थलाकृति, कठोर जलवायु और सीमित संसाधनों के कारण कम आबादी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा है आगे क्वेश्चन में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15वां में है। इसमें भारत की पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है। तो ये पल्ली और परिक्षिप्त बस्ती जो है, सो ये क्वेश्चन आप लोगों को अगला साल नहीं, उससे अगला साल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। तो इसलिए आप लोगों का ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां, भारत में ग्रामीण बस्तियों के दो अलग अलग प्रकार है। भारत में जो ग्रामीण बस्ती है उसके दो अलग अलग प्रकार है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं पल्ली बस्तियां। तो पल्ली बस्तियां, इन बस्तियों में मुख्य गांव के अलावा कई छोटे इकाइयां होती है, जिन्हें स्थानीय रूप से पल्ली, पाना, ढानी कहा जाता है। ये इकाइयां एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग होती है, लेकिन उनका एक ही नाम होता है। ये सब जो सब भौतिक रूप से भले अलग हो सकता है, पल्ली हो गया, पाना हो गया, ढानी हो गया, लेकिन ये सब का रूप जो है सो एक ही है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आगे है परिक्षिप्त बस्तियां। इन बस्तियों में मकान बिखरे हुए होते हैं और दूर दूर स्थित होते हैं। ये आमतौर पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों या दूर दराज के कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां रहने के लिए समतल और पर्याप्त जमीन नहीं होती है। तो ये सब समस्या वहां पे देखने को मिलता है। परिक्षिप्त में देख सकते हैं क्या है, इन बस्तियों में मकान बिखरे हुए होता है। मकान बिखरे हुए, एक मकान यहाँ पे है, फिर एक मकान दूर में है, होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। ये आमतौर पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्र में आप लोग देखिएगा मकान बहुत ज्यादा नजदीक में नहीं होता है। एक मकान यहाँ है तो एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, इस तरह बहुत दूर दूर में रहता है। घने जंगलों या दूर दराज के कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ रहने के लिए समतल और पर्याप्त जमीन नहीं है, और समतल जमीन वगैरह नहीं है तो वहां पे वैसा नहीं होता है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग जो सो क्यों किया जाता है, बिजली बनाने के लिए। और इसका क्या महत्व है सो थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसका महत्व जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा ऊर्जा जिसका मनुष्य हम बार बार प्रयोग करेंगे फिर भी समाप्त नहीं होगा, इसको हम लोग सतत ऊर्जा कहते हैं। यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जबकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर करता है। जिससे सौर ऊर्जा आप लोगों का कब रहेगा, सौर ऊर्जा कब रहेगा, जब सूर्य का धूप रहेगा। और भूतापीय ऊर्जा लेकिन हमेशा रहेगा। और पवन ऊर्जा कब रहेगा, जब हवा वगैरह चलेगा। लेकिन भूतापीय ऊर्जा ऐसा नहीं, भूतापीय ऊर्जा जो है सो हमेशा रहता है। उसके बाद यह पर्यावरण के लिए स्वच्छ है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है सो बहुत कम होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। भारत में जो सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन है एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, भारत में सड़क रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहने का मतलब दोनों जो है सो एक दूसरे के बिना अधूरा है, और दोनों का अपना अपना जो है सो क्या है, खासियत है। जैसे सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं। तो सड़क परिवहन आप लोग इसी तरह लिखिएगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिएगा ताकि लगेगा उनको कि हाँ पॉइंट लिखें। यह घर घर तक सेवाएं प्रदान करता है सड़क परिवहन, और रेलवे स्टेशनों को बंदरगाहों से जोड़ता है, और जो रेलवे स्टेशन उसको बंदरगाह तक जोड़ता है। यह कम दूरी के लिए और खराब होने वाले संसाधनों के लिए जो तो अधिक उपयुक्त होता है। चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेल नहीं बिछाई जा सकती है, वहाँ पे सड़क परिवहन ही काम आता है। उसके बाद रेल परिवहन, यह लंबी दूरी के लिए भारी और बड़े
सामानों और यात्रियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो देश का औद्योगिक और कृषि क्षेत्र है उसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, इस प्रकार सड़क परिवहन रेल परिवहन से सामान इकट्ठा करता है और वितरित करता है, और रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए बड़ी मात्रा में सामानों का परिवहन करता है, बड़ी मात्रा में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उन्हें भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार योगदान होता है, भू निम्नीकरण को कम करने के सुझाव अपनाइए या बताइए क्या है सो। उसके बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या है, सेवा सेक्टर में पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक है उसको स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है सो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ दे रहे हैं, बाकी वहाँ भी बताएंगे, उस टाइम तो पढ़ेंगे ही। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना करें। तो इसमें हम लोग देख लिए, इसमें भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना करें। उसके बाद देखिए आगे क्या है, दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नलिखित जगहों को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में एक मानचित्र देता है, उसके बारे में भी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 22 से हम लोग देख लेते हैं 22 तक। तो उसमें देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ है तो आप लोग पता होना चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा नंबर मिलता है। उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख करने वाले कौन कौन से कारक है, तो कौन कौन सा कारक है उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार है या निम्न है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पॉइंट बना के लिखना है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भारी उद्योगों को अक्सर उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ताकि परिवहन लागत कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि प्लांट या उद्योग कहाँ पे लगाना पसंद करेगा, जहाँ पे उनको जो है सो कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, ताकि क्या होगा, उसका उत्पादन जो है सो सस्ता होगा, और उत्पादन जब सस्ता होगा तो वो जो बेच पाएगा उसमें भी सस्ता होगा, और जब लोगों को जो है सो पसंद है सस्ता सामान, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिक्री होगा। उसके बाद देख सकते हैं बाजार तक पहुँच, तैयार उत्पादों को बेचने के लिए उद्योगों को बाजार के पास स्थापित किया जाता है, बाजार के पास स्थापित किया जाता है। उसके पास इसमें देख सकते हैं क्या है, परिवहन की सुविधा, कच्चे माल को लाने और तैयार माल को भेजने के बेहतर परिवहन नेटवर्क, सड़क, रेल, बंदरगाह आवश्यक है। तो ये है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, उसके बाद श्रम की उपलब्धता, श्रम मतलब मजदूर, उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां आवश्यक कौशल और मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध हो। कौशल मतलब बहुत अच्छा मजदूर मिले, और वो भी कम मजदूरी पर मिले, तो उसी स्थान पर जो है उद्योग लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऊर्जा की आपूर्ति, आखिर बड़ा बड़ा प्लांट लगाइएगा उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी, तो बिजली की निरंतर आपूर्ति उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो इसमें बोला गया सरकारी नीतियां, सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन जैसे कर में छूट, सब्सिडी, विशेषज्ञ आर्थिक क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करता है। तो ये सब जो है सो क्या करता है, मान लीजिए सरकार द्वारा सब्सिडी दिया गया है, या फिर टैक्स में छूट दिया गया है, या फिर सब्सिडी दे देगा, या फिर विशेष जो है सो सेज घोषित कर देगा, या उद्योगों को जो है सो ये सब क्या करता है, आकर्षित मतलब अपने ओर खींचने का काम करता है। तो सरकार की नीति अगर अच्छा रहेगा तो। उसके बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें दर्शाया गया न्यूजीलैंड, बंगाल की खाड़ी और ग्रीनलैंड दर्शाया गया है। तो बंगाल की खाड़ी तो आप लोग इजी से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये विश्व का मैप है, और विश्व का मैप में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो क्या है, तो इस स्थान पर जो है सो भारत है, और इधर जो है सो बंगाल की खाड़ी होता है, इधर क्या होता है, लक्षद्वीप होता है। तो यहाँ पे जो है सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी होगा, और नेक्स्ट अगला वीडियो में जो है सो हम बता चुके थे कि कहाँ पे ग्रीनलैंड है और न्यूजीलैंड। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इसी तरह से आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा वीडियो, और आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।